2014 के बाद ये खेल शुरू हुआ है कि डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल की परीक्षाएं खत्म कर दी हैं और जेएनयू को जितना बदनाम किया गया है 5-7 साल में उतना किसी को बदनाम नहीं। सारी दुनिया में अगर आप जाएंगे तो अपनों के लिए, अपने कम से कम देश के लोगों के लिए एजुकेशन लगभग फ्री रखा गया। आप जर्मनी में जाइए, वहां पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री है, 1 रुपए फीस नहीं लगती है, तभी तो वहां रिसर्च हो पा रहा है। मतलब सारी पढ़ाई केवल बेचने और खरीदने के हिसाब से नहीं होता। मेरा सवाल यह है कि जो इतना टैक्स बढ़ाया गया है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? अगर वो बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता है, अगर वो बीमारों को इलाज नहीं दे सकता है, बच्चों को नौकरियां नहीं, अब कहा जा रहा है सरकार का काम नहीं है नौकरी देना, तो भाई सरकार का काम क्या है? खाली मन की बात करना। सरकार बनी किसकी है? समय भी जातिवाद चलता था, पंडित जी बैठ के पंडित जी का सिलेक्शन करते थे, ठाकुर साहब बैठ के ठाकुर साहब का सिलेक्शन करते थे। वो बदलना चाहिए था, उसको बदलने के लिए रिजर्वेशन आया, तो रिजर्वेशन ने क्या फेल कर दिया? नॉट फाउंड सुटेबल, NFS। अगर रेप करने वाला मुसलमान है तो पूरे देश में बवाल मचा दो, अगर अपनी जात का है, हिंदू है, तो उसके समर्थन में जुलूस निकाल दो। बनारस की घटना अभी सामने आई है, 7 महीने बीते, 3 लोगों को जमानत देकर रिहा करा दिया गया। मुझसे लिख के दे दीजिए, आगे कुछ नहीं। और वही अगर उनमें से एक मुसलमान होता या एक दलित होता तो क्या होता? जेल में से निकलना तो भूल ही जाइए, इतनी पिटाई की गई होती कि खड़े होने लगे। 26,000 करोड़ रुपए का जहाज मोदी जी के लिए आ सकता है, मुख्यमंत्रियों के लिए पर्सनल जहाज आ सकता है, दुनिया की सारी सुविधाएं आ सकती हैं। आप चले जाइए जहां मंत्री लोग रहते हैं, जहां दिल्ली आ जाइए यूटियंस में जहां मंत्री विधायक लोग रहते हैं, मतलब सड़क इतनी साफ होती है कि ऐसा लगता है हर 1 घंटे पे साफ होती है। दुनिया की सारी सुविधाएं, आप दुनिया के किसी बड़े से बड़े मुल्क में चले जाइए, वहां जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं उनके लिए होती हैं, और इनमें से एक भी सुविधा अपने बाप के पैसे की नहीं होती। ये सारी सुविधा हमारे पैसे की होती। तो पहले तो जो ये सवाल बार बार किया जाता है कि सरकार क्या क्या करेगी? सरकार सब कुछ करेगी, क्योंकि सरकार हमारे पैसे से बनती है, सरकार हमारे पैसे से चलती है। अगर यहाँ बिजनेस वाले लोग कुछ हों तो वो समझ पाएंगे, वो जानते हैं अच्छी तरह से कि टैक्स की हमारी क्या हालत है। आप 20,000 रुपया महीना कमा लीजिए और उसके बाद जोड़ना शुरू कर दीजिए, इतना जीएसटी में गया, इतने का इनकम टैक्स आ सकता है, इतना ये हो सकता है। कभी कोई बाबू आके आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा और 200-400 रुपए की, उसको 200-400 रुपए तो हमने कम कह दिया, आपको उसको भेंट करानी पड़ेगी, साथ में टैक्स भी देना पड़ेगा। ये टैक्स आप क्यों दे रहे हैं? मैं अगर आप छोड़ दीजिए बाकी सब, अगर मैं यूरोप की बात कर लूँ या दुनिया के विकसित मुल्कों की बात कर लूँ, वहां टैक्स बहुत है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई फ्री है, मेडिकल बिल्कुल फ्री है। आपको कुछ भी हो जाए, बुखार से लेके और कैंसर तक कुछ भी हो जाए, आपका इलाज फ्री है, तो टैक्स देना समझ में आता है। मैंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है। टैक्स सीधा सा मतलब होता है कि सरकार जो हमको सुविधाएं देती है उसके बदले में हम टैक्स देते हैं। और भारत जैसे देश में सबसे बेसिक सुविधा है पढ़ाई और स्वास्थ्य। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपका जो बिल है महीने का जो खर्चा है, उसमें से सिर्फ अगर आप पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य का खर्चा निकाल दें, बीमार पड़ने का डर आपको ना हो कि बीमार पड़ने पे 2 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा, तो भले आज खर्च ना करें लेकिन 2 लाख बचा के अकाउंट में रखते रहें कि कहीं कोई कल बीमार हो गया, और बच्चों की फीस और पढ़ाई की चिंता ना हो, तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। लेकिन ये चिंताएं लगातार हमारे ऊपर लादे रहा जाता है और कहा जाता है कि सरकार क्या क्या करेगी। अब सरकार कर क्या कह रही है? सरकार कह रहे हैं कि सड़कें बहुत अच्छी बना रही है, हमारे लिए बना रही है। अगर किसी को ये गलतफहमी हो कि ये सड़कें सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए बन रही हैं, तो आप सोच के देखिए कि जो दूर दराज के गांव हैं, उनसे थाने को, तहसील को जोड़ने वाली सड़कें क्यों नहीं बनती? वहां से ऐसी वीडियोस क्यों लगातार आती हैं कि कोई बीमार है, एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है, तो कंधे पे लाद के उसको ले जाया जा रहा है। सड़कें कौन सी बनती हैं? सड़कें वो बनती हैं जिस पर जो करोड़पति हैं उनका माल घर घर पहुंच सके। और उसका परिणाम ये हुआ कि गांव में आप जाते हैं तो अब कोई रस पूजा नहीं देता है, कोल्ड ड्रिंक आपको दे देता है। एक कोल्ड ड्रिंक खरीदता है, 2 रुपए की चीज 20 रुपए की बोतल खरीद के आता है, उस पर 6 रुपए टैक्स देता है और 12 रुपए कमाता है वो करोड़पति जो उसको बनाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं होता है, जिस जगह पे कोल्ड ड्रिंक बनती है, कभी गुजरात के जामनगर वाले इलाके में घूमिए, जहां पे कोका कोला का प्लांट लगता है या किसी भी कोल्ड ड्रिंक का प्लांट लगता है,
वहां पानी जमीन में 70-80 फुट नीचे चला जाता है, और ये मैं बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। 70-80 फुट पानी नीचे चला जाता है जिस दिन प्लांट लगता है, उसके हफ्ते भर के अंदर, क्योंकि आप जो पी रहे हैं वो पानी ही तो है, अपना पानी आपसे कह दिया गया पीने लायक नहीं है, तो आप मशीन खरीद के ले आते हैं, पानी साफ करने की मशीन, हवा साफ करने की मशीन, पता नहीं क्या क्या साफ करने की मशीन आप ले आते हैं। डर क्या होता है कि नहीं साफ करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, उसके आगे का डर क्या है कि बीमार अगर पड़ गए तो इलाज बहुत महंगा है। मेरी उम्र के जो लोग कम से कम होंगे उनको ये पता होगा कि अपने बचपन में नल जो होता था, उसी नल के पानी से हम पी भी लेते थे, नहा भी लेते थे, और उसी नल के पानी से पूरे घर का काम चलता था, कोई बीमार नहीं होता था, कोई पानी की बीमारी देखने को नहीं। लेकिन धीरे 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 माहौल ऐसा बनाया गया कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, और यहीं से जुड़ता है शिक्षा का सवाल। शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा केवल ऐसा नहीं है कि पर्सनल आपके घर के लिए जरूरी है कि आपका बच्चा पढ़ जाएगा तो आपका घर बहुत अच्छा हो जाएगा। शिक्षा इसलिए जरूरी है कि हमारे जो इंजीनियर्स बनते हैं, हमारे जो प्रोफेसर बनते हैं, वो पूरे देश के विकास की योजनाएं बनाते हैं। और यही वजह थी कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो जिन चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो शिक्षा थी। शिक्षा का बजट जो है लगातार बढ़ाया गया, गांव गांव में प्राइमरी स्कूल खुले, हर तहसील लेवल पर सरकारी इंटर कॉलेज खुले या हाई स्कूल खुले, और हर जिला स्तर पे कम से कम डिग्री कॉलेज खुलना शुरू हुआ। और आज भी अगर अपने जिले में आप जाएंगे तो जो डिग्री कॉलेज आपको पहला मिलेगा वो उसी जमाने का खुला होगा। अंग्रेजों के जमाने के 2-4 मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर 1947 के बाद के ही खुले। 1947 के पहले क्या होता था? गांधी जी, नेहरू जी, जिन्ना, सावरकर, जिसका भी आप नाम ले लीजिए, जिसकी जरा सी भी औकात होती थी वो भेज देता था, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की सुविधाएं नहीं थी। आपको इंजीनियरिंग करनी है तो बाहर जाना होता था, डॉक्टर बनना है तो बाहर जाना होता था, वकील बनना है तो बाहर जाना होता था। यहाँ हद से हद इंटर या बीए की पढ़ाई हो जाती थी, क्योंकि अंग्रेज चाहते नहीं थे कि यहाँ इतने लोग पढ़ लिख जाएं कि हमारे सर पे चढ़े। जैसे बहुत सारे सवर्ण नहीं चाहते हैं कि दलित और पिछड़े ज्यादा पढ़ लिख जाएं, ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे सर पे चढ़ जाएंगे। यही अंग्रेजों की हालत थी। लेकिन सरकार के आने के बाद शिक्षा को घर घर पहुंचाने की बात हुई और शिक्षा लगभग फ्री हुई। अपने सीने पे हाथ रख के देखिए आप, मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि अगर शिक्षा फ्री नहीं होती या बहुत सस्ती नहीं होती तो मैं शायद गांव में कोई किराने की दुकान खोल के बैठा होता, या भैंस चरा रहा होता, या इस तरह का ही कोई काम कर रहा होता, क्योंकि मेरे दादा की इतनी औकात नहीं थी कि 5 बच्चों को बाहर भेज के पढ़ा सके। आज का जमाना अगर होता। अब शिक्षा को लेकर धीरे धीरे पहले तो प्राइमरी एजुकेशन को पूरा खत्म किया गया, प्राइमरी शिक्षा जितनी थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। प्राइमरी स्कूल जो सरकारी स्कूल थे वो धीरे धीरे खत्म हुए। फिर 12वीं के लेवल की शिक्षा, प्राइवेट इंटर कॉलेज बनने लगे तो 12वीं की शिक्षा धीरे धीरे प्राइवेट हाथ में आई। और अब इस नई सरकार के आने के बाद 2014 के बाद ये खेल शुरू हुआ है कि डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल की परीक्षाएं खत्म कर दी थी। मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा कि 1947 के पहले जिसकी जरा भी औकात होती थी वो अपने बच्चे को विदेश भेजता था। हम यूपी बिहार वाले हैं, मैं यूपी का हूँ, देवरिया का रहने वाला, आप लोग बिहार के हैं। हम लोगों के घरों में ये होता था कि जिसके बच्चे थोड़ा भी पढ़ने में ठीक ठाक हैं और घर में 4 पैसे का जुगाड़ है, वो दिल्ली या इलाहाबाद या लखनऊ भेजता था। आज स्थिति ये आ गई है कि मिडिल क्लास अगर जरा भी उसकी हैसियत है तो कर्जे ले लेकर कैसे भी जुगाड़ करके बच्चों को दोबारा विदेश भेजा जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी बीच में बाहर था और मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक ये था कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, चाहे वो सस्ता रेस्टोरेंट हो चाहे महंगा रेस्टोरेंट हो, चाय पिलाने वाले, समोसा खिलाने वाले या जो खिलाने वाले जो पैरे होते हैं वो सब हिंदुस्तानी लड़के थे जो वहां की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ते। दिल्ली में मैंने सरकारी नौकरी की है, अभी भी वहां रहता हूँ, तमाम सारे दोस्त हैं। सबकी चिंता यही है कि उनके बच्चे कैसे भी विदेश पढ़ने चले जाए। कारण क्या है? ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे इंस्टीट्यूट का लेवल नहीं है। आप अगर दिल्ली की बात करें तो हिंदू कॉलेज से लेकर आप तमाम कॉलेजेस का नाम ले सकते हैं। मेडिकल की बात करें बीएचयू से लेके और तमाम मेडिकल कॉलेजेस की बात कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की जरूरत ही नहीं है, आईआईटी से ले लीजिए, किसी से ले लीजिए, बात कीजिए। हमारे पुरखों ने बेहद शानदार इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट खड़े किए, लेकिन आज उन इंस्टीट्यूट को बड़े कायदे से 2 लेवल पे बर्बाद किया। पहला लेवल तो लगातार उनने आर्थिक कटौती की है।
मैं आपको आईआईटी का एक उदाहरण देता हूं। अभी ये खबर बहुत चली थी, हो सकता है आप लोगों ने भी पढ़ी। आईआईटी कानपुर के ऊपर जीएसटी का नोटिस चिपकाया। वो आईआईटी जहां से हमारे इंजीनियर्स बनते हैं उसको जीएसटी देनी पड़ेगी, और थोड़ा बहुत नहीं, मेरे ख्याल से 250 करोड़ रुपए का जीएसटी का उसके ऊपर नोटिस चिपकाया गया। और ये अकेली खबर नहीं भाई साहब, इसके साथ एक खबर जोड़ देने का मजा आएगा। अडानी जी को जयपुर का एयरपोर्ट दे दिया गया कि भाई तुम चलाओ। उस पर भी मैं बात करूंगा कि कैसे दे सकते हैं। और उनकी जीएसटी माफ कर दी गई जो 2400 करोड़ रुपए की थी। हमारे बाबा रामदेव के ऊपर जो जीएसटी बनती थी वो जीएसटी माफ कर दी गई। यानी जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो लाभ कमा रहे हैं, उनकी जीएसटी माफ, कि तुम लूटो और लूट के सब अपने घर में रख लो। लेकिन जहां विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जहां गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिला करती थी एक जमाने में, जहां इंजीनियर्स बनते हैं हमारे देश का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, उससे सरकार को जीएसटी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं प्राथमिकता? ये प्राथमिकता वही है कि आपके पास 100 रुपए है, घर में बच्चे भूखे हैं, आप बच्चों के लिए खाना लेके जाएंगे या दारू की दुकान से 2 बोतल लेके किसी नाली के किनारे बैठ जाए। जो बच्चों को घर खाना लेके जाता है उसका घर खुशहाल होता है, और जो नाली के किनारे दारू चिकना लेके बैठ जाता है उसके घर का क्या हाल होता है हम सब जानते हैं। दारूबंदी तो अब न हुई है बिहार में, बाकी सब लोग आप जानते ही है क्या होता है। तो इस तरह की प्राथमिकता हमारे सरकार की है, जिसमें हमारे शिक्षण संस्थानों की इनकम लगातार कम की है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जेएनयू की बात बताता हूँ, और उसके बाद में आऊंगा शिक्षा में पैसे का क्या खेल होता है। जेएनयू के बारे में हम सब लोग जानते हैं, और जेएनयू को जितना बदनाम किया गया है 5-7 साल में, उतना किसी को बदनाम नहीं। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं। जेएनयू में 5 साल में जो अध्यक्ष बने हैं उनकी सिर्फ आर्थिक हालत का आंकड़ा ले लीजिए। कोई आदिवासी परिवार से आया है जिसके माँ बाप मजदूरी करते थे, कन्हैया कुमार फेमस है, उनकी क्या आर्थिक हालत थी वो भी आप जानते हैं। ऐसे ही आप उठा के देखेंगे, कोई मजदूर का बेटा है, कोई किसान का बेटा है, किसी के बाप की परचून की दुकान है, कोई सरकारी ऑफिस में चपरासी है या क्लर्क है, इस तरह के लड़के वहां पर अध्यक्ष के पद तक पहुंचे हैं। और जेएनयू का अध्यक्ष जरूरी नहीं है कि राजनीति ही करे। 90% जो वहां के अध्यक्ष होते हैं वो दुनिया की शानदार यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर भी बन जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है जो जेएनयू के अध्यक्ष रहे हैं, हम सब लोगों को। तो वहां पे केवल नेतागिरी से कोई अध्यक्ष नहीं बनता है, पढ़ना लिखना पड़ता है। जेएनयू एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया गया था जहां गरीब का बच्चा भी वैसे ही पढ़ सके जैसे अमीर का बच्चा पढ़ता। इसी वजह से वहां फीस बहुत कम रखी गई थी। आप वहां के हॉस्टल में जाएंगे तो आपको लगेगा अरे दिल्ली का इंस्टीट्यूट है और इतना सस्ता हॉस्टल, बहुत सिंपल से हॉस्टल होते हैं, कोई बड़े हाई फाई हॉस्टल नहीं है। खाना भी बड़ा सिंपल सा होता है, दाल चावल सब्जी टाइप की चीज मिलती है। लेकिन वो सब सिंपल इसलिए रखा गया था कि लोगों को, जो गरीबों के बच्चे हैं, उनको सुविधा हो सके, वो खा सके, पी सके और पढ़ सके, पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। अगर किसी को लगता है कि जेएनयू पे नजर क्यों है इनकी, तो इस बात को समझना चाहिए। जहां गरीब का बच्चा जाएगा वहां धर्म जाति की राजनीति नहीं करेगा, वहां गरीब की बात करेगा। इसीलिए जेएनयू में गरीब की बात होती थी, गरीब के अधिकार की बात होती थी। इसीलिए वहां पर लेफ्ट जो था, वामपंथी जो थे, कुछ ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि गरीब की बात जहां पे होगी वहां वामपंथ आपको दिखाई देगा। सेठों की बात नहीं होती थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कभी वहां पे जो एबीवीपी है उतना मजबूत नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि नहीं है वहां पर, लेकिन मजबूत नहीं हो पाया। उस जेएनयू को पहले तो बदनाम किया गया, जबरदस्त बदनाम किया गया। अब स्थिति यह है कि उसको जो बजट मिलता है, मैं आंकड़ा भी पढ़ सकता हूँ, उसको पहले मिला करता था 6,409 करोड़। 6,409 करोड़ उसको पिछले के पिछले साल मिला। पिछले साल इसको काट के कर दिया गया 2,500 करोड़। यानी अगर आप देखेंगे तो लगभग 61%, 61% उसका बजट हटा दिया। अब फिर सवाल उठाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज को क्या कहा जा रहा है, अपना खर्चा खुद निकालो। जिस गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मैंने पढ़ाई की थी उसमें मैदान बहुत शानदार था। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी काम से वहां गया तो देखा उस मैदान में मेला लगा हुआ है, दुकानें लगी हुई है। तो मैंने पूछा प्रिंसिपल साहब से कि अच्छा खासा मैदान था बच्चों के खेलने का, यहाँ पर मेला क्यों लगवा दिया? तो बोले शासन से आदेश आया है कि खर्च का एक हिस्सा खुद निकाला जाए। अब वहीं आपको ले जाता हूं।
एजुकेशन या शिक्षा या यूनिवर्सिटी बनने की दुकान है, वहां से खर्चा कैसे निकाला जा सकता है? अगर आप स्कूल खोलते हैं या कॉलेज खोलते हैं, वहां से खर्चा कैसे निकाला जा सकता है? एक ही तरीका है कि छात्रों से अधिक फीस वसूली जाए। दूसरा एक और तरीका है जो जेएनयू को करने को कहा गया है। जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी तो इनको लंबे लंबे मैदान दिए गए थे, बहुत सारी बिल्डिंग्स दी गई थी जहां पर पढ़ाइयां होती थी, ये सारा कुछ हुआ था। इनसे अब कहा जा रहा है उन बिल्डिंगों को बेचो। मोदी भाई जानते होंगे गोमती रेस्ट हाउस मंडी हाउस के पास है, जब बना होगा तो बहुत कीमती नहीं होगा, लेकिन अभी वो जगह इतनी महंगी हो गई है कि कई सौ करोड़ उसकी कीमत होगी। अब कहा जा रहा है कि गोमती रेस्ट हाउस को होटल बनाया जाए। गोमती रेस्ट हाउस क्या था? जब यूनिवर्सिटी में लोग जाते थे, गेस्ट जाते थे वहां भाषण देने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो वहां सस्ते में रुकने की व्यवस्था थी, 500 रुपए में लोग रुक जाते थे। अब उसकी जगह पर वहां होटल बनाया जाए। होटल बनेगा तो किसका होटल बनेगा? आप तो बना नहीं सकते होटल, मेरी औकात तो है नहीं, किसी और की औकात तो नहीं है, किसी और को मिलेगा भी नहीं। जब सब अडानी जी को मिलता है तो होटल भी अडानी जी को मिलेगा। उससे यूनिवर्सिटी को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जो मुफ्त में उनको वो जगह मिलेगी, उससे अरबों खरबों वो कमा। असल में बहस का सवाल सीधा यहीं पे है कि क्या सारी चीजें सिर्फ लाभ कमाने के लिए सरकार की होती? आप हवाई अड्डों का खेल देखिए, जमीन कब्जा की जाती है किसान की। हिंदुस्तान में जितने हवाई अड्डे बने होंगे किसान की जमीन पे ही बने होंगे ना, तो किसान की जमीन ली गई, उसको औने पौने में मुआवजा दिया गया। हमारे आपके पैसे से जो टैक्स जाता है यानी सरकारी पैसा, उससे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, बिल्डिंग बनी, सब बनी। अब उसको चलाने के लिए अडानी जी को दे दीजिए। मतलब क्या? दुकान हम बनवा दें, दुकान में माल हम भर दें, ग्राहक हम सेट कर दें, एसी हम लगवा दें, और उसके बाद अडानी जी उसमें एक पंखा लगवाएं और कहें इसको हम चलाएंगे, इसका जो प्रॉफिट आएगा वो हम रखें। ये बिजनेस भी तो नहीं है ना, ये तो बिजनेस में भी धोखा है। भाई आप बनाइए, आप एयरपोर्ट बनाइए, जमीन खरीदिए, जमीन खरीद के एयरपोर्ट का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सब बनवाइए। आपका रेलवे स्टेशन है सामने, सरकार ने सब तो बनवा दिया, फिर लाइन बिछवा दी, सब कुछ करवा दिया, सिग्नल बनवा दिया, सब कुछ बनवा दिया। उसके बाद किसी से कहे कि अब आप आके इसको संभालिए, ये कोई बिजनेस होता है? आपने अगर मान लीजिए सरकार बिजनेस ही कर रही है तो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि ये कोई बिजनेस होता है? कि आप दुकान बना दें, माल भर दें, सब कुछ करते हैं, कोई आके उसके पास बैठ के बिजनेस करे और सारा प्रॉफिट ले जाए, और उसके बाद भी उस पर उसको छूट दी जाए, कहा जाए जीएसटी नहीं देना है। ये तो एक खेल है। और दूसरा खेल ये है कि एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये सारा कुछ कोई बिजनेस नहीं, ये सारा कुछ जनता जो टैक्स देती है, जनता जो है, और खास तौर पर वो जनता है जो अफोर्ड नहीं कर सकती, जो खर्च नहीं कर सकती, उसको आगे बढ़ाने के लिए। गांधी जी कहते थे कि विकास का मतलब तब है जब लाइन में सबसे आखिर में जो आदमी बैठा हुआ है उस तक विकास पहुंचे। तो ये जो शिक्षा, और इसको, और ये कहीं की बात नहीं है, सारी दुनिया में अगर आप जाएंगे तो अपनों के लिए, अपने कम से कम देश के लोगों के लिए एजुकेशन लगभग फ्री रखा गया। आप जर्मनी में जाइए, वहां पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री है, 1 रुपए फीस नहीं लगती है। आप अगर बाकी यूरोप में चले जाइए तो वहां कंडीशन ये है कि बाहर से जो आते हैं उनसे तो पैसा लेते हैं, लेकिन अपने देश के लोगों से वो कोई पैसा नहीं लेते, एजुकेशन फ्री है। तभी तो वहां रिसर्च हो पा रहा है। और सारी पढ़ाई पैसे के लिए नहीं होती, मतलब सारी पढ़ाई केवल बेचने और खरीदने के हिसाब से नहीं होता। ठीक है, एमबीए की आप पढ़ाई कराते हैं, बाकी सब कराते हैं, समझ में आता है, लेकिन रिसर्च की भी तो अपनी जरूरत है, चाहे वो साइंस का रिसर्च हो, चाहे कॉमर्स का रिसर्च हो, बाकी सारी चीजों का रिसर्च हो, इसकी भी तो जरूरत है। सरकार कह रही है रिसर्च की कोई जरूरत ही नहीं। तो रिसर्च में जिसको R&D कहा जाता था, उसमें फंडिंग लगातार स्लैश की जा रही है, लगातार खत्म की जा रही है। मेरा सवाल यह है कि जो इतना टैक्स बढ़ाया गया है, ये पैसा जा कहां रहा है? अगर वो बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता है, अगर वो बीमारों को इलाज नहीं दे सकता है, बच्चों को नौकरियां नहीं, अब कहा जा रहा है सरकार का काम नहीं है नौकरी देना, तो भाई सरकार का काम क्या है? खाली मन की बात करना। सरकार बनी किसकी है? अगर सरकार का काम शिक्षा देना नहीं है, सरकार का काम इलाज कराना नहीं है, अगर सरकार का काम नौकरी देना नहीं है, तो सरकार बनी किसकी है? तब आप इतने बड़े बड़े महल में रह क्यों रहे हैं? तब इतने महंगे हवाई जहाज पे चल क्यों रहे हैं? क्यों आपका रोज का जो सुरक्षा का खर्चा है वो कई करोड़ है? आप इतने महत्वपूर्ण क्यों है कि केवल आपकी सुरक्षा पे रोज 4-5 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है?
अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनी महाराष्ट्र में, 3600 करोड़ रुपए की मूर्ति बनी है और 45 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल रही थी, जिसको हमारे यहाँ आधी भी ठीक से नहीं कहते हैं। उसमें 3600 करोड़ रुपए की मूर्ति गिर गई, मोदी जी ने माफी मांग ली, बात खत्म। बहुत बढ़िया, आपके घर में घुसे, हम सब माल चुरा ले जाए और फिर कहें भैया माफ कर दो, पुलिस में कचहरी, तो बहुत बढ़िया। 3600 करोड़ रुपए आप उसके कितने होते हैं? उसी महाराष्ट्र में विदर्भ के इलाके में अगर आप जाएंगे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और उनके ऊपर कर्ज कितना है? 1 लाख रुपया कर्जा लेते हैं। 1 लाख रुपए कर्जे पे इंटरेस्ट रहते रहते 2 साल 3 साल 4 साल फसल खराब होती है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए का कर्जा हो जाता है। शर्म आती है उनको बाहर निकलने में, बार बार बैंक वाले आते हैं, गालियां देते हैं, परेशान करते हैं, बेचारे आत्महत्या करते हैं। हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं, रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब आप कल्पना करके देखिए कि 3600 करोड़ रुपए अगर उस इलाके में खर्च कर दिए गए होते तो वो अच्छा होता, या ऐसी खोखली मूर्ति बनवाना अच्छा होता जो मूर्ति 45 किलोमीटर की स्पीड की हवा से गिर जाती। छत्रपति शिवाजी महाराज की लोग बात करते हैं, मैंने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है। जिस साल फसल खराब होती थी और कोई किसान उनके पास हाथ जोड़े हुए पहुंच गया कि महाराज इस साल फसल हमारी खराब हो गई है, छत्रपति सीधे आदेश देते थे कि यहाँ से कोई लगान वसूली नहीं होगी। वो भी तो चाहते तो लगान वसूल लेते, कहते तुम्हारी फसल खराब हुई है तो हम लगान वसूलते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम जियो चाहे मरो, हमको दो पैसा। अभी की सरकार तो यही कर रही है कि तुम्हारी फसल खराब हो जाए, तुम्हारी फसल डूब जाए। इंश्योरेंस का एक नाटक हुआ, इंश्योरेंस के बारे में आप जानते हैं, 7 रुपए और 15 रुपए और 20 रुपए इंश्योरेंस मिल रहा है, जितने की बीड़ी दिन भर में पी जाता है किसान, उतना भी इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है। और बात की जा रही है हर साल आपको लगान चाहिए, बैंक वाला आपके घर पहुंच जाएगा। यहीं पे एक और कहानी मैं सुना दूं। एक बड़े अंबानी है जिनके बेटे की शादी 3 महीना चली, एक छोटे अंबानी ने 4900 करोड़ रुपए का उधार लिया, 4900 करोड़ लगभग 5000 करोड़ हो गए। 8 साल कोई लोन नहीं चुकाया, उसके बाद समझौता कर लिया गया। सोच के बताइए कितने का समझौता किया गया होगा, कल्पना कीजिए। 48 करोड़ रुपए पर समझौता कर लिया गया, 4900 करोड़ रुपए का लोन लिया गया, 48 करोड़ रुपए में कहा गया इतना चुका के आप बाहर चले जाइए, कोई बात। अडानी जी के ऊपर 406 करोड़ रुपए का लोन है। हम लोग तो करोड़ ही नहीं जानते हैं, लाख बहुत होता है, 406 करोड़। सोच के देखिए इतना लोन है उनके ऊपर और उनको पता है चुकाना ही नहीं है। आप लोग सब लोग बैठे हैं, किसी एक आदमी को ये छूट मिल जाए कि जितना मन करे माल उठाओ और बिजनेस करो, कोई वापस नहीं मांगेगा। कौन नहीं बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा भाई, कहीं से 5 करोड़ ले आएगा, बिजनेस करेगा, फेल हो गया, फिर कहीं से 50 करोड़ ले आएगा, वापस करना नहीं है, कोई ना कोई बिजनेस तो चली जाएगा। ऊपर से सरकार बैठी हुई है, उठा के आपको दे देगी। तो 3600 करोड़ रुपए की मूर्ति बन जाती है। यहाँ आपका जो है 4,500 करोड़ आप माफ कर देते हैं। कितना माफ किया उसको गिनने लगे तो बताया जाता है, मतलब जो मेरे पास कैलकुलेशन है कि पिछले 3 साल अगर केवल है तो लगभग 78,000 करोड़ रुपए का लोन माफ किया जा चुका। लेकिन किसान अगर 50,000 का लोन ले लेता है तो उसका लोन बढ़ा के इतना कर दिया जाता है कि या तो वो माफ, या तो वो अपनी जमीन बेच दे और या आत्महत्या कर दे। जमीन बिक नहीं रही है विदर्भ में, क्योंकि जब खेती ठीक से नहीं होगी तो जमीन का पैसा मिलेगा कहां से? किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे यूपी बिहार के किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो आंकड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन किन हालात में जी रहे हैं सब लोग जानते हैं। जब किसानों के लोन माफ करने की बात आती है तो कहा जाता है देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन 4800 करोड़ रुपए लेके और 4,900 करोड़ रुपए का उधार 48 करोड़ में दोबारा न्यारा कर दिया जाता है, तब देश की अर्थव्यवस्था बिना सवाल सिर्फ इतना ही है कि आप वहां पर इतना लुटा रहे हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आप पैसा खींच रहे हैं। ये कौन सी राजनीति? और जो बचा खुचा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसकी भी कहानी सुन लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी भर्तियां हुई और उन भर्तियों की हालत यह है कि अंधा बांटे रेवड़ी चीन के दे। सिर्फ और सिर्फ एक संगठन और एक पार्टी के लोग करे गए हैं। आप समझ सकते हैं कौन सा संगठन और कौन पार्टी। सबसे कहा गया भैया पैंट उतारो, अंदर अगर खाकी कच्चा है तो आ जाओ और नहीं खाकी कच्चा है तो जाओ। आप कौन सा एजुकेशन पढ़ाएंगे अगर एक ही तरह के लोग भर्ती रहेंगे? मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि सारे कम्युनिस्टों को भर दो, सारे कांग्रेसियों को भर दो। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, हर तरह के प्रोफेसर होते थे।
वामपंथी प्रोफेसर भी होते थे, कांग्रेसी भी होते थे, करप्ट प्रोफेसर भी होते थे और भाजपाई प्रोफेसर भी होते थे, और इनमें से भी बहुत सारे करप्ट होते थे। लेकिन जो अच्छा पढ़ाते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परफेक्ट होता था, उस समय भी जातिवाद चलता था, पंडित जी बैठ के पंडित जी का सिलेक्शन करते थे, ठाकुर साहब बैठ के ठाकुर साहब का सिलेक्शन करते थे। वो बदलना चाहिए था, उसको बदलने के लिए रिजर्वेशन आया, तो रिजर्वेशन में क्या फेल कर दिया, नॉट फाउंड सुटेबल, NFS। अगर हमारे भतीजा की नहीं है लाइन में तो कोई इस लायक नहीं है। अगली बार तब तक बुलाते रहेंगे जब तक भतीजा की लाइन में लगने लायक नहीं हो जाएंगे, और तब वन फाउंड सुटेबल करके उनको हम भर्ती करेंगे। यानी पूरा सिस्टम सड़ा दिया गया है, यूनिवर्सिटी को पॉलिटिक्स का केंद्र बना दिया। आप आश्चर्य करेंगे, यूनिवर्सिटी ने अभी मोदी भाई बता रहे थे किसको भाषण देने के लिए बुलाया जाए, ये बात अब छात्र तय नहीं कर सकते, प्रोफेसर तय नहीं कर सकते, वाइस चांसलर तय करते हैं या प्रिंसिपल तय करते हैं, जो एक पार्टी के गार्जियन के रूप में वहां बिठाए गए। उसमें क्या पढ़ाई होगी? शिक्षा जो होती है ना, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हायर एजुकेशन किया ही होगा, शिक्षा कभी एक रंग की नहीं होती। अगर आपने खाली एक ही तरह की किताब पढ़ी है तो आप उच्च शिक्षा में किसी काम के नहीं। मैंने सावरकर पे किताब लिखी तो मैंने सावरकर से जुड़ी हुई 200-250 किताबें ढूंढ के पढ़ी, क्योंकि केवल मैं अगर सावरकर के विरोधियों की किताबें पढ़ता तो मुझे कैसे पता चलता कि वो क्या है। आप गांधी को अगर जानना चाहते हैं तो गांधी के समर्थकों की भी किताबें पढ़ेंगे, गांधी के विरोधियों की भी किताबें पढ़ेंगे, फिर अपने दिमाग से सोचेंगे कौन सही था कौन गलत था। एक तो शिक्षा होती है ना। कह दिया गया अशोक कुमार पांडे बहुत अच्छा बोलते हैं, आप सामने खड़े करके ताली बजवा दीजिए, ऐसे थोड़ी कोई समझ में आया। जब अशोक पांडे बोलेंगे आधा घंटा तब आपको समझ में आएगा कि ढंग का बोलते हैं कि लोग पास करते। ऐसी शिक्षा होती है किसी के लिए भी। जब कोई किताब हम देखते हैं हाथ में, पहले ही से पता उसके अंदर क्या लिखा है तो क्या फायदा। तो हायर एजुकेशन के नाम पर आप उठा उठा के संघियों को कर रहे हैं, उठा उठा के अपनी पार्टी के लोगों को कर रहे हैं, जो कॉलेज में जाके कहते हैं कि हमको तो भाई संगठन ने चुना है तो हम संगठन का काम करेंगे, पढ़ाई का काम। और आप जाके देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की हालत इस समय ये हो रही है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो झेलता हूँ, वहां के बहुत सारे दोस्त पढ़ाते हैं, बहुत सारे दोस्तों के बच्चे पढ़ते हैं, मेरी अपनी बेटी वहीं से पढ़ के गई है। लेकिन हालत तो यही सभी कॉलेज की है। कुलपति कैसे कैसे लोगों को बनाया गया, जिनका खुद का रिकॉर्ड चोरी करने का है कि उन्होंने चोरी करके पीएचडी की, जिन्होंने जिंदगी में एक किताब लिखी और उसके बारे में कहा जाता है कि आधी किताब चुराई हुई है, उनको आपने कुलपति बना दिया। कुलपति वो हुआ करते थे, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं। हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति थे, मैं छात्र राजनीति में तो बहुत एक्टिव था। एक बार हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे, अब 8-10 घंटा 12 घंटा हो गया, फिर तो बच्चे कितना भूख तो लगी रही थी। जब 10 घंटा 11 घंटा हो गया तो देखे सामने से कुलपति भी आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे उनका जो ड्राइवर है वो हाथ में जलेबी दही कर लेके आ रहा है। तो हम लोग छात्र नेता थे तो ऐसे ऐसे बर्दाश्त करते थे, गुरु जी खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं, तो कहे हाँ कैसे नहीं खाओगे पियोगे, खाओ पियो तभी तुम्हारी मांग पूरी करेगी। जमीन पे बैठे साथ में मांग पत्र लेके सिर्फ खुद निशान लगा के आए थे कि देखो ये बातें हम मान लेंगे, ये बातों पे आगे विचार करेंगे, लेकिन अभी पहले तुम लोग कुछ खा लो, तुम लोग हमारे बच्चे हो, 8 घंटे से भूखे हो, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे हुआ करते थे कुलपति, जिनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे तो हमारे बाप क्यों बनते, लेकिन जिनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं कोई मन में गंदगी नहीं है उनके, वो हमारे लिए जलेबी और दही लेके आ रहे हैं कि बच्चे भूखे होंगे, और उसके बाद अपने घर ले गए और वहां 5-6 हम लोग जो 5-7 लोग थे सबको उन्होंने खाना खिलवाया, अपनी गाड़ी से हॉस्टल खुलवाया। आज कंडीशन क्या है, एक छात्र अगर हाथ उठाए ऐसे ऊंचा कर दे तो पीट पीट के उसकी हड्डी तोड़ दी जाएगी, यूएफडीए लगा दिया जाएगा, कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा, और इतने केस उसके ऊपर लगाए जाएंगे कि उसका कैरियर खत्म हो। जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल में घुस के छात्रों को मारा गया। कभी दुनिया में ऐसा नहीं सुना गया कि हॉस्टल के अंदर, और हॉस्टल नहीं सॉरी लाइब्रेरी के अंदर घुस के छात्रों को मारा गया। यानी वो कौन से बच्चे थे इस समय ये सारा हो हल्ला चल रहा था, वो बेचारे चुपचाप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे। सबसे आसानी से वही मिल गए, घुस के मारा गया। एक आदमी की आंख की रोशनी चली गई, एक आदमी का एक पैर हमेशा के लिए बर्बाद हो गया, और बाकी जितने घायल हुए उनमें से 3 अभी भी जेल में है, आज 4 साल। ये अपने छात्रों के प्रति कमिटमेंट, और हिंदू मुस्लिम उसका तो कोई जवाब ही नहीं। इस देश में अब एक ही चीज होती है, हिंदू मुसलमान। अगर रेप करने वाला मुसलमान है तो पूरे देश में बवाल मचा दो, अगर अपनी जात का है हिंदू है तो उसके समर्थन में जुलूस निकाल दो। बनारस की घटना अभी सामने आई है, आप लोगों ने देखा होगा, 4 शहजादे थे, भारतीय जनता पार्टी के बाकायदा मेंबर थे,
आईटी बीएचयू की लड़की के साथ इन लोगों ने जो किया वो किया, उसके बाद भाग के चले गए मध्य प्रदेश में प्रचार करने के लिए। मध्य प्रदेश में प्रचार करके लौटे, दबाव ज्यादा पड़ा तो गिरफ्तार किया गया। 7 महीने बीते, 3 लोगों को जमानत देकर रिहा करा दिया गया। मुझसे लिख के दे दीजिए, आगे कुछ नहीं होता। और वही अगर उनमें से एक मुसलमान होता या एक दलित होता तो क्या होता? जेल में से निकलना तो भूल ही जाइए, इतनी पिटाई की गई होती कि खड़े होने लगे। तो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा गोल गोल घुमा के मैं सीधे पहुंचूंगा। ये सारा मैं गोल घुमा रहा हूं इसलिए, या इन सारी चीजों को मैं कवर कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि शिक्षा कोई अकेली चीज नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं। हमारे लिए वीडियो एडिटिंग करते थे एक मित्र, मुस्लिम है वो। उनकी बेटी के चेहरे पर स्कूल के अंदर एक लड़की ने थूक दिया और कहा तुम लोग मुसलमान हो, तुम लोग गंदे हो। 3-3, 4-4 साल की बच्चियां, बेटी की बात है। ये गए तो उसकी माँ आ गई, हाथ जोड़ के माफी मांगी हम लोगों से कहे, तो हम लोगों ने कहा जाने दीजिए, बच्चे हैं, जो नफरत सीखी है, प्यार से बात करके उसको कदम दीजिए, प्रिंसिपल लेडी करता चलो ठीक। लेकिन आप सोच के देखिए, 4 साल की बच्ची को कौन सिखा रहा है कि मुसलमान गंदे होते हैं? ये सोचने वाली बात है। 4 साल की उम्र क्या होती है? हमारे समय में तो बच्चे नंगे नहाते थे, स्कूल जाने की तो बात छोड़ दीजिए। 4 साल की उम्र में हम लोगों को हिंदू मुसलमान ये सब तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि समझ में आ रहा था। और इस तरह की बात अगर हमने की होगी तो शायद सबसे पहले पिताश्री का जूता हमारे सर पे पड़ा होता, बाद में कोई और को समझा। यानी एजुकेशन तो हम बाद में बात करने के आगे बढ़ के, जो हमारे दिमाग में ये जहर लगातार भरा है, धीरे 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 ये जहर कहीं का नहीं लगे। मैं कभी नहीं कहता हूं कि हिंदू मुसलमान इस देश में भाई भाई थे। थोड़ा बहुत हंसी मजाक, थोड़ी बहुत बदमाशी, थोड़ा बहुत चलता था, लेकिन इस लेवल का नफरत नहीं थी, पहली बात। और दूसरे जो हमारे बड़े थे, चाहे हमारे शिक्षक हों, चाहे हमारे घर वाले हों, चाहे हमारे नेता हों, वो हमको समझाने की कोशिश करते थे कि ये सारा कुछ गलत है। और इसीलिए नजर का पर्दा बचा हुआ था। हम जानते थे कि फलाना की बहन को हम दीदी कहते हैं, फलाना की माँ को हम आंटी कहते हैं, तो अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारी दीदी और आंटी को कैसा लगेगा। लेकिन आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर इतनी ज्यादा सांप्रदायिक नफरत भर दी गई है कि मैं कई बार कहता हूं, जिस इलाके से मैं आता हूं, ईस्टर्न यूपी से, उस इलाके से कम मेरी जात के जो लड़के थे, बहुत पैसे वाले पंडित लोग नहीं है, लेकिन वो लड़के कम से कम पढ़ाई लिखाई जबरदस्त मेहनत करके और दुनिया देश में अलग अलग जगहों पर अपना नाम बना। आज कंडीशन ये है कि हमारे अपने रिश्तेदार, जिनके बाप ने अच्छी खासी नौकरी की है और ठीक ठाक जिंदगी की है, 12वीं के लड़के हैं, गले में भगवा डालेंगे, मोटरसाइकिल बाप की उठाएंगे और दिन भर नेतागिरी करेंगे, शाम को कहीं गांजा लेंगे और गांजा लेके आएंगे, माल छुपा के कमरे में ले जाएगी कि बाप को पता नहीं चले और चांसेस हो जाएंगे। क्या करेंगे? क्या उनका जीवन होगा? अगर दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी खुल ही जाए, अगर दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल खुल ही जाए, दुनिया के सबसे अच्छे कॉलेज यहाँ पर खुल ही जाए, तो इतने जहर के साथ हम कौन सी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? कहा तो ये जाता है ना कि गुरु के पास सर झुका के जाया जाता है। शिक्षा हमेशा निर्मल हृदय से मिलती है। इसीलिए जब पहले की बात बताई जाती है कि 25 साल तक लोग गुरु के पास रहते थे, सेवा करते थे, गाय गोरू करते थे, खेती करते थे, बहुत लंबा बोल तो शिक्षा उनको मिलती थी। कहा जाता था शिक्षा पाने के योग्य बनो। आज क्या हो रहा है? आप योग्य ही नहीं है। एक तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो गुरुजी मास्टर हो गए, मास्टर मास्टरवा हो गया तो कोई इज्जत उसकी है ही नहीं। पुराने जमाने में साइकिल से गुरुजी लोग चलते थे, बाप भी पैर छूते थे, बेटा भी पैर छूता था और इज्जत थी। आज तो भाई क्या है, प्राइवेट स्कूल में जो लड़का पढ़ता है या लड़की पढ़ती है वो कस्टमर है और जो पढ़ाता है वो एम्प्लॉई है। तो कस्टमर को सर पे रखा जाता है, एम्प्लॉई को जूते पे रखा जाता है। बच्चे भी जानते हैं कि शिक्षक क्या है, 4,000 रुपए इसको महीने की तनख्वाह 5,000 रुपया मिलती है, क्या करते? तो एक तो वहीं से इज्जत नहीं है और दूसरा इतना सारा जहर भर दिया गया है, तो शिक्षा का सत्यानाश तो यहीं से शुरू हो जाए। और जो थोड़े बचे कुचे बच्चे इन सब से बच बचा के कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंच रहे हैं, वहां क्या हो रहा है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और इसके साथ साथ एक पूरा पर्सपेक्टिव, एक पूरा आकलन बनाया जा रहा है कि सरकार क्या क्या करेगी। जनता को ये कहना चाहिए था पलट के कि सरकार सब करेगी क्योंकि हम सरकार को पेमेंट करते हैं।
सरकार हमारी एम्प्लाई है। चुनाव के समय तो सब लोग कहते हैं आपके सेवक हैं, लेकिन काहे के सेवक हैं? विधायक की जब तक विधायक नहीं बनते हैं, इस पान की दुकान पे बैठते हैं, उस सिगरेट की दुकान पे बैठते हैं। जिस दिन विधायक बन जाते हैं, फोन नंबर बदल जाता है रातों रात। जो नंबर पूरे शहर में बटा होता है, वो नंबर सेक्रेटरी के पास चला जाता है। अपने पास नया आईफोन आ जाता है जिसका नंबर ही किसी के पास नहीं होता। तो ये तो विधायक की बात है, पार्षद की बात है, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए। अगर हमारे पैसे से सरकारें चल रही, अगर हमारी एक एक रुपए की कमाई पर सरकार की नजर है कि वो टैक्स वसूल सके, तो फिर हमारी एक एक चिंता पर सरकार की नजर क्यों नहीं? अगर हमारे बैंक में आने और जाने वाले हर पैसे पर सरकार की नजर है, तो हमारे बच्चे की बीमारी पर सरकार की नजर क्यों नहीं होनी? अगर हमारे हर मूवमेंट पे सरकार की नजर है, सरकार चाहती है कि हम घर से निकले तो उसको पता हो, घर पहुंचे तो उसको पता हो, तो उसको क्यों नहीं पता होना चाहिए कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए हमने किससे किससे कितना कितना कर्जा लिया? ये चिंता उसकी क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं सिर्फ ये सवाल उठाकर छोड़ रहा हूं क्योंकि ये सवाल उठने ही बंद हो गए हैं। आज स्थिति है कि जो है आदमी सब स्वीकार कर ले रहा है। हम आपस में मिलकर बात करना भूल चुके हैं, आपस में मिलकर सवाल उठाना भूल चुके हैं, इसीलिए हमारे नेता हमारे बाप बन गए। इस बात को फिर से याद करना पड़ेगा दोस्तों कि ये लोकतंत्र है, जनता के पैसे और जनता के वोट से चलने वाला तंत्र है। हमको जाति धर्म बाकी सारी चीजों में उलझाकर बांटकर जहर भर के इसको धीरे धीरे नेता प्लस सेठ तंत्र जो बनाया जा रहा है, वो हमारे बच्चों और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। मैं बता रहा हूं, मैंने आपको बताया कि 47 के पहले जिनके पास पैसे होते थे वो बाहर भेजते थे, अब जिनके पास पैसे हैं फिर बाहर भेजने लगे हैं। चिंता तो उनकी है ना जिनके पास पैसे नहीं है। जो 2 साल में 1 करोड़ 50 लाख खर्च कर सकते हैं वो तो अपने बच्चे का कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, लेकिन जो 25,000 30,000 40,000 रुपया महीना खर्च करने की कंडीशन में भी नहीं है या 5,000 रुपया महीना खर्च करने की कंडीशन में नहीं है, उनका क्या होगा ये चिंता है। और दुर्भाग्य से ये चिंता ना हमारे सरकार को है, ना हमारे सेठों को है, और कई बार हमको खुद नहीं है। इसलिए मैंने आपको याद दिलाया कि इस चिंता को दोबारा जिंदा कीजिए, आपस में बात कीजिए। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं, सोशल मीडिया है, बाकी सारी जगह हैं, सवाल पूछिए लगातार, ये बहुत जरूरी है। हिंदू मुसलमान में उलझ के हम खत्म हो जाएंगे। इतना बस याद रखिए कि पेट्रोल जब महंगा होता है तो हिंदू की गाड़ी में भी उतने का ही पेट्रोल पड़ता है, मुसलमान की गाड़ी में भी पड़ता है। और जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्राइवेटाइज हो जाएगा तो हिंदू के बच्चे को भी वहां 25,000 की फीस 500 की जगह देनी पड़ेगी, मुसलमान के बच्चे को भी देनी पड़ेगी। और एक चीज और याद रख लीजिए कि आज कोई ताकत आ जाए दुनिया की, 14-15 करोड़ लोगों को दुनिया के किसी देश से निकाल के बाहर नहीं कर सकते। तो नेता बदलते रहेंगे, हम सबको साथ में ही रहना है, हम सबकी चिंताएं एक जैसी रहेंगी। अगर हम एक होकर अपने सवाल उठा पाएंगे तो कुछ हल होगा, वरना तो अदानी जी की जय हो, अंबानी जी की जय हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।